Hello everyone, this is Arif Khan and welcome to this lecture series of Western Political Thought। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान और मैंने राजनीति विज्ञान विषय से 2 बार जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई की है और अभी वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से मैं पीएचडी कर रहा हूं। आज की ये जो क्लास है, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो राजनीति विज्ञान विषय से हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लेटो के विषय में और उनके द्वारा लिखी गई 4 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। प्लेटो की किताबों के विषय में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा-सा प्लेटो के विषय में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, उसकी शुरुआत प्लेटो से ही शुरू होती है। हालाँकि प्लेटो से भी पहले कई ऐसे विचारक हुए हैं, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से जो राजनीतिक दर्शन की शुरुआत होती है, वो प्लेटो से होती है। और इसी कारण से प्लेटो को फादर ऑफ फिलॉसफिकल आइडियलिज्म और प्लेटो को फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी कहते हैं। आप अगर प्लेटो के चिंतन को देखेंगे, प्लेटो के दर्शन को देखेंगे और जो उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसमें आप देखेंगे कि आपको आदर्शवादी तत्व मिलेंगे। इसके अलावा अपनी दर्शन में वो मूल्यों के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी राजनीति के विषय में वो बात करते हैं जो मूल्यों के द्वारा से संचालित होती है। जैसा कि आप देखें, जब उनके आप आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है फिलॉसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये जो उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसमें आपको आदर्शवादी तत्व और मूल्यों के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसी वजह से प्लेटो को फादर ऑफ फिलॉसफिकल आइडियलिज्म यानी दार्शनिक आदर्शवाद और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के जनक के तौर पे हम इनको जानते हैं। और अगर बात करें किताबों की, तो एक दार्शनिक की किताबों को पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बिना किताबों को पढ़े, जो एक दार्शनिक की जो किताबें हैं उनको बगैर पढ़े आप उसके दर्शन और उसके चिंतन को नहीं समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, अगर आप प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स हैं उसका एनालिसिस करके देखें, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या जेएनयू ड्यू के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर जो अलग अलग राज्यों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है। तो प्लेटो ने की अगर बात करें, तो प्लेटो ने कई किताबें लिखी हैं, लगभग उन्होंने 38 किताबें लिखी हैं। लेकिन उन 38 किताबों में 4 ऐसी किताबें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और उनका जो पूरा राजनीतिक चिंतन और दर्शन है इन्हीं किताबों के अंतर्गत है। और उसमें जो सबसे पहली बुक है जिसका नाम है एपॉलजी। अब जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो ये पहली बुक है इनकी, जिसका नाम है एपॉलजी। एपॉलजी का मतलब तो वैसे क्षमा होता है, लेकिन ये जो बुक है इसको 399 बीसी में 399 ईसा पूर्व प्लेटो ने लिखा है। इस बुक के अंदर प्लेटो बात करते हैं जो सारी घटनाएं हुई हैं सुकरात के साथ, मतलब सुकरात के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि वो एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर न्यायालय के अंदर मुकदमा चलाया जा रहा है और लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और सुकरात अपने बचाव में जो है न्यायालय के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं को प्लेटो ने अपनी बुक एपॉलजी में रिकॉर्ड किया है। तो बेसिकली ये जो बुक है, इसकी जो विषय वस्तु है कि सुकरात के ऊपर किस तरह से मुकदमा चलाया गया और किस तरह से उनको सजा हुई। और आप देखेंगे कि सुकरात के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया और अंततः उनको, जो वहाँ के ज्यूरी थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उनको मृत्युदंड दिया और ये कहा कि उनको जो विष का प्याला है हेमलॉक, वो सर्व किया जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो हैं प्लेटो ने एपॉलजी में लिखी हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि प्लेटो ने जो है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इन सारी चीज़ों को जो है इस बुक में लिखा है। और ये जो बुक है, इसकी जो लेखन शैली है वो डायलेक्टिकल स्टाइल में है। मतलब क्या कि इसको संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद शैली का मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और एक मुकदमे की सुनवाई हो रही है न्यायालय के समक्ष, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो प्लेटो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और फिर उन आरोपों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया संवाद के माध्यम से हो रही है कि मतलब जो आरोपी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 कैरेक्टर्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, मिलिटस, एनिटस और लाइकन। ये 3 लोग
हैं जो प्लेटो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और इन सारे आरोपों की जो जांच है, जो परीक्षण है, वो न्यायालय के समक्ष हो रहा है। हालांकि इस बुक में और भी पात्र हैं, जैसे कि जज भी एक पात्र है जिसके सामने ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो सुकरात, स्वयं सुकरात है। और इसके अलावा ये 3 और पात्र हैं, मिलिटस, एनिटस और लाइकन, जिनको और कंपोजिट रूप में देखें, संयुक्त रूप से एक्यूजर कहते हैं, जिन्होंने सुकरात के ऊपर में आरोप लगाए हैं। और अगर बात करें इस बुक के विषय में, तो ये जो बुक है एक तरह से बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है। इंस्पायरिंग इन द सेंस ये कि अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें कि जिस तरह से सुकरात के ऊपर मुकदमा चलाया गया है, और सुकरात के अंतिम शब्दों को अगर सुने आप, जैसे कि अगर आप ये देखें, मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा चीज़ों को और इंगेजिंग बनाने के लिए, क्लास को और बेहतर बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने जो ओरिजिनल बुक है प्लेटो की, एपॉलजी, उस बुक को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस बुक का कवर पेज है, उसमें आप देखेंगे एपॉलजी, इसको प्लेटो ने लिखा है। इस बुक की जो अंतिम लाइन है, जहाँ पे सुकरात जो है कहते हैं लोगों से कि जो प्रस्थान का समय है, जो विदाई का समय है, वो आ गया है। आप उनकी अंतिम लाइन जो है, जो उनकी बातें हैं, उनको आप सुने, वो क्या कहते हैं इस विषय में। द आवर ऑफ डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, जो प्रस्थान का समय है वो आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने अपने रास्तों को चलते हैं। आई टू डाई एंड यू टू लीव, मतलब मैं मृत्यु के मार्ग पर जा रहा हूँ और आप जीवन के मार्ग पर चलिए। लेकिन वो आगे क्या कहते हैं, विच वे विच इज़ बेटर गॉड ओनली नोज, मतलब आप एक रास्ता जो मृत्यु की तरफ मुझे लेकर के जा रहा है, और दूसरा रास्ता जो आपको जीवन की तरफ लेकर के जा रहा है, इन रास्तों में कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, वो ईश्वर ही जानता है। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर आपने प्लेटो की जो बायोग्राफी है और सुकरात की जो बायोग्राफी उसके विषय में पढ़ा होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि प्लेटो ने और सुकरात के कुछ और जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स थे प्लेटो सुकरात के, उन्होंने इस बात की पूरी व्यवस्था की थी कि किसी तरह उनको जो है जेल से बाहर निकाल लिया जाए। मतलब जिस दिन, जैसे कि अगले दिन जिस दिन उनको जहर का प्याला दिया जाना है, तो उसके ठीक एक रात पहले उनके छात्रों ने ये व्यवस्था कर ली थी कि किसी तरह से सुकरात को जेल से निकाल करके जो है एक सीक्रेट वे के ज़रिए से उनको एथेंस के बाहर पहुंचा दिया जाए। लेकिन सुकरात ने कहा कि मुझे उन मूल्यों के लिए, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए मैं जीता रहा हूँ और जिन के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपील की लोगों से, मैं उन मूल्यों के लिए मरना पसंद करूँगा, ना कि जो है एक गलत व्यक्ति के, जैसे कि एक चोर व्यक्ति होता है, या जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनको अपने सिद्धांतों पर, जिसको अपने मूल्यों पर विश्वास नहीं होता है और वो सारी चीज़ों को छोड़ करके भाग जाता है। तो सुकरात ने मरना अपने अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों के लिए उन्होंने मरना पसंद किया, ना कि जेल से भाग जाना। और ये जो पुस्तक है इतनी इंस्पायरिंग है कि महात्मा गांधी ने जब इस बुक को पढ़ा, प्लेटो की एपॉलजी को, तो उससे बहुत ही इंस्पायर हुए। और महात्मा गांधी ने, जैसा कि आप भी महात्मा गांधी के विषय में भी जानते हैं, कि उन्होंने भी अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों के लिए, जो उनके प्रेम और सत्ता हिंसा जैसे जो उनके मूल्य थे, जो उनका दर्शन था, उनके लिए उन्होंने भी अपनी जान दे दी। तो महात्मा गांधी इस बुक से काफ़ी इंस्पायर थे, और इस वजह से महात्मा गांधी ने इस बुक को जो है सत्यवीर की कथा, द स्टोरी ऑफ ए ट्रू सोल्जर के नाम से गुजराती भाषा में ट्रांसलेट किया था। दूसरी पुस्तक की बात करें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और अगर मैं कहूँ कि प्लेटो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, उन सभी किताबों में सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है रिपब्लिक। इसको प्लेटो ने 380 ईसा पूर्व 380 बीसी में लिखा है। और इस किताब की अगर विषय वस्तु की अगर हम बात करें कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है, या फिर साथ ही साथ इसकी बात करें इस किताब के उपशीर्षक जो सब टाइटल है इस किताब का, इसके बारे में, तो बेसिकली ये जो बुक है, इसमें प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत के विषय में बात करते हैं। और इस बुक का जो सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इससे कई परीक्षाओं में पूछा गया कि जो प्लेटो की रिपब्लिक जो बुक है, इसका सब टाइटल क्या है। और अगर बात करें इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, तो बेसिकली इस बुक के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। एक्चुअली ये चैप्टर्स नहीं है, बल्कि क्या कि वॉल्यूम्स हैं, मतलब ये 10 अलग अलग खंडों में जो है ये किताब लिखी गई है।
और सामान्यतः आप देखते हैं कि प्लेटो की जितनी भी किताबें हैं वो संवाद शैली में लिखी गई हैं। संवाद शैली का आशय ये कि वहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग पात्र हैं और वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया है जिससे आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट के जरिए से आगे बढ़ती है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जो प्लेटो की रिपब्लिक में हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो सुकरात है। आमतौर पे प्लेटो की जितनी भी डायलॉग्स है उसमें आप देखेंगे जो मेन कैरेक्टर है वो सुकरात ही है। तो सुकरात है और उसके अलावा फिर आप देखेंगे सिफालस है, पोलीमार्कस और जो उनके बेटे हैं पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन, एडिमेंटस। ये सारे लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं और ये न्याय के सिद्धांतों के विषय में बात कर रहे हैं। और अगर बात करें इस किताब की, ये जो बुक है इसकी सब्जेक्ट मैटर की बात करें, तो ये बुक अपने आप में बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही व्यापक है। इसमें कई विषयों पर एक साथ बात की गई। जैसे कि आप देखें मुख्य रूप से तो इस किताब के अंदर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, न्याय के सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इसके अलावा प्लेटो ने इसमें थियरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत के बारे में, साम्यवाद के बारे में, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी की, जो परिवार और जो परिवार और संपत्ति का जो साम्यवाद है उसके विषय में उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की है आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य के विषय में। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी उन्होंने इसी बुक में इसके विषय में बात की है। और इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है, जो विचारों का जो सिद्धांत है, इसके विषय में भी बात की है। और एक बात ये भी कि आज जिस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण कर दिया गया है, जैसे कि आप देखें, आप अर्थव्यवस्था के बारे में इकोनॉमिक्स के में पढ़ते हैं, आप जो है नैतिकता के विषय में आप बात पढ़ते हैं, नीति शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, राजनीतिक जो विषय हैं उनके विषय में आप पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र में। लेकिन प्लेटो के समय में इस तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था कि मतलब ये इसका वर्गीकरण कर दिया गया है। और आप देखेंगे प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है उसमें इन सारी विषयों पे बात की गई है। उसमें इथिक्स के विषय में बात की गई है, उसमें आप देखिए पॉलिटिक्स की बात की गई है, जब वो आदर्श राज्य के विषय में बात करते हैं, न्याय के सिद्धांत के विषय में बात करते हैं, दार्शनिक शासक के विषय में बात की गई है। इसके अलावा आप देखें प्लेटो ने जो मानव आत्मा का जो वर्गीकरण किया है जिसमें 3 तत्व होते हैं, जिसमें विज़डम, करेज और एपेटाइट, जो विवेक है, साहस और क्षुधा, ये 3 तत्वों के आधार पर वो मानव आत्मा का वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा आप देखिए एक विशेष चैप्टर है जिसमें वो आप बात करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो बुक है बहुत ही व्यापक है, इसमें अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग मुद्दों पर बात की गई है। और चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस विषय में जो है, इस बुक में शिक्षा के ऊपर एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरी थियरी है, थियरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की। और इस बुक से रूसो काफ़ी इंस्पायर थे। इसी वजह से रूसो लिखते हैं कि ये जो बुक है प्लेटो की रिपब्लिक, ये शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है, फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। और इसके अलावा आपको ये भी मैं बता दूं कि रूसो ने खुद शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इमाइल है। और ये जो बुक है रूसो की, वो प्लेटो की बुक की जो बुक रिपब्लिक उससे इंस्पायर है। और इसके अलावा अगर बात करें इस बुक के प्रभाव के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक में आइडियल स्टेट के विषय में बात की गई है, आदर्श राज के बारे में बात की गई है, दार्शनिक शासक के बारे में बात की गई है। तो प्लेटो के आदर्श राज के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आदर्श राज का की जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में यूटोपियन है, मतलब काल्पनिक है। ये संभव नहीं है इस धरती पर कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो है दार्शनिक शासक बना दिया जाए जिसको परिवार और संपत्ति से अलग कर दिया जाए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मोह ना हो। वो सारी चीज़ों से ऊपर उठ के जितने भी जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं, ये ऐसी मतलब चीज़ें जो व्यक्ति के अंदर विकार को पैदा करती हैं, जैसे कि चाहे चाहे वो परिवार हो या संपत्ति हो, इन सब से वो ऊपर उठ करके जो है एक दार्शनिक शासक के तौर पे, एक योग्य शासक के तौर पे जो है राज्य का संचालन करे। तो चूँकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं, अस्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को उसके परिवार से, संपत्ति से आज के समय में अलग करना अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के विषय में कहा जाता है कि ये काल्पनिक बुक है, यूटोपियन है। और हालाँकि इसमें जितनी भी बातें की गई हैं वो सारी बातें काल्पनिक नहीं हैं। कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यथार्थवादी हैं,
जिसका आज के भी संदर्भ में आप देखें तो उसकी प्रासंगिकता है। जैसे कि वो देखिए प्लेटो बात करते हैं कि राजनीतिक जो पॉलिटिशियन हैं उनके अंदर जो बिगाड़ आता है, जो कमियाँ, जो करप्शन वो करते हैं, किस वजह से करते हैं? एक तो प्रॉपर्टी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से। जैसे कि आप देखिए पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ आती है करप्शन या फिर नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं न कहीं एक जो शासक वर्ग है, जो पॉलिटिशियन है आज के संदर्भ में, वो चाहते हैं कि कैसे जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और वो उसी तरह से प्रॉस्परस हो, उसी तरह से संपन्न हो जैसा कि वो खुद हैं। लेकिन आप देखें कि ये चीज़ें व्यावहारिक तौर पे संभव नहीं हैं और इस वजह से जितने भी यूटोपियन कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली जो पूरे कॉन्सेप्ट है यूटोपियन कॉन्सेप्ट, ये इसलिए प्लेटो ने सजेस्ट किए थे, इसलिए बनाए थे ताकि राज्य का ठीक तरीके से संचालन हो सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं है और यहाँ पे देखिए जितनी भी काल्पनिक चीज़ें थी, जितनी भी आदर्शवादी चीज़ें थी, इन आदर्शवादी और यूटोपियन कॉन्सेप्ट ने जो है अलग-अलग थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें थॉमस मूर की जो बुक है, जिसका नाम है यूटोपिया, तो थॉमस मूर की जो बुक है यूटोपिया, इस बुक के ऊपर भी आप देखेंगे तो प्लेटो के आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको रिपब्लिक में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, एक विचारक हैं जिसका नाम है कैम्पानेला, उनकी बुक है द सिटी ऑफ सन। ये भी एक तरह से यूटोपियन इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। इस तरह से रिपब्लिक में पूरी एक यूटोपियन व्यवस्था के विषय में बात की गई है, ठीक इसी तरह इस बुक में। और इसी तरह एक देखिए अंग्रेज विचारक हैं फ्रांसिस बेकन की अगर बात करें, उनकी बुक है द न्यू अटलांटिस। इसमें भी जो है वो इस तरह एक तरह से यूटोपियन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों जो किताबें हैं थॉमस मूर की, चाहे वो यूटोपिया हो या कैम्पानेला की द सिटी ऑप्शन हो या फ्रांसिस बेकन की द न्यू अटलांटिस हो, ये सारी किताबें प्लेटो के चिंतन से, प्लेटो के दर्शन से और विशेष रूप से जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उससे इंस्पायर है। और इसके अलावा एक और थिंकर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, प्रोफेसर डनिंग। वो कहते हैं कि रिपब्लिक जो है अपने आप में एक बौद्धिक रोमांस है, वो अपने आप में इंटेलेक्चुअल रोमांस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो की जितनी भी किताबें हैं उसमें जो सबसे व्यापक और जो सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें उनके पूरे चिंतन को, पूरे दर्शन को समाहित किया गया है। और अगर फिर इसके अलावा अगली पुस्तक की हम बात करें, इस पुस्तक का नाम है द स्टेट्समैन, जिसको 360 बीसी मतलब 360 ईसा पूर्व लिखा है प्लेटो ने। और इस बुक के उपशीर्षक की बात करें, सब टाइटल की, तो वैसे तो इस बुक का जो टाइटल है स्टेट्समैन है, लेकिन इस बुक को जो है लैटिन भाषा में पॉलिटिकस कहते हैं। पॉलिटिकस कहते हैं चूँकि देखिए इसके सब टाइटल के विषय में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ परीक्षाओं में इसके सब टाइटल के बारे में बात की गई है। इवन नेट के एग्जामिनेशन हुआ था 2012 में, तो एग्जामिनर ने क्या किया था कि स्टेट्समैन वर्ड का इस्तेमाल ना करके उन्होंने इस बुक का जो सब टाइटल है पॉलिटिकस, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है इस्तेमाल किया था। और इस बुक की अगर उपयोगिता की बात करें, इसमें क्या ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो जिसकी वजह से इस किताब के बारे में बात की जाती है। तो आप देखिए प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण किया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है, जिसको बाद में फिर आप देखें अरिस्टोटल ने अडॉप्ट किया। पहले तो क्या है कि जो राज्यों का वर्गीकरण है उसको स्टेट्समैन में प्लेटो ने किया, बाद में उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ा सा संशोधन के साथ जो है अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में इसको अडॉप्ट कर लिया। और एक चीज़ यहाँ पे और भी समझने की चीज़ें हैं कि दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो पहला ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कि राज्यों का जो वर्गीकरण है एक वो अलग चीज़ है, और दूसरा डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट, कैसे आदर्श राज्य का पतन होता है। और देखिए पतन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? आइडियल स्टेट से शुरू होती है और टीमोक्रेसी से होते होते हुए अंत में वो टायरेनी जो अत्याचार तंत्र है वहाँ तक पहुँचती है। तो अगर एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आइडियल स्टेट का जो डिक्लाइन है, जो आदर्श राज्य का पतन है, उसके विषय में किस पुस्तक में बात की गई है? तो रिपब्लिक में बात की गई है। लेकिन जो वर्गीकरण है, जो राज्यों का वर्गीकरण है, उसके विषय में कहाँ बात की गई है? उसके विषय में बात की गई है स्टेट्समैन में। और अंतिम बुक जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये प्लेटो की आखिरी बुक है, और इस बुक के विषय में कहा जाता है ये कि ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई
सबसे बड़ी बुक है, और साथ ही साथ जो है ये जो बुक है, ये बुक सबसे बड़ी और सबसे ये सबसे एक मिनट, थोड़ा लाइट इंटरप्ट हो रहा है, सॉरी। तो ये जो लॉ, ये जो बुक है, ये प्लेटो की लिखी गई अंतिम बुक है और सभी ग्रंथों में सबसे बड़ी पुस्तक है ये। मतलब जितने भी ग्रंथ लिखे हैं प्लेटो ने, जितनी भी किताबें लिखी हैं, उसमें सबसे बड़ी ये किताब है। और इस बुक के विषय में अगर बात करें तो ये बुक टोटल 12 चैप्टर्स में डिवाइड है। और इस बुक के विषय वस्तु की बात करें तो इस बुक की जो विषय वस्तु है वो सब आइडियल स्टेट है। सब आइडियल स्टेट, जिसको हिंदी में हम उप आदर्श राज्य कहते हैं। देखिए, हुआ यूं कि जब प्लेटो ने आदर्श, जो उनका आदर्श राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि फिलोसफर किंग, बेसिकली जो आदर्श आइडियल स्टेट है वो क्या है, वो दार्शनिक राजा का शासन है। लेकिन जब प्लेटो ने अपने स्तर पे कोशिश की दियोनोसिस को जो है फिलोसफर किंग बनाने की, और उसने देखा कि एक व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनाने में कितनी मुश्किलात हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। मतलब ये व्यावहारिक नहीं है कि एक व्यक्ति को जो है उसके परिवार से, उसकी संपत्ति से जो है अलग रखा जाए और अगले 55 सालों तक जो है उसको पढ़ाई में व्यस्त रखा जाए, फिर 15 साल उसको जो है व्यावहारिक अनुभव के लिए जो है अलग-अलग स्थानों पर उसको रखा जाए। तो इस वजह से क्या है कि प्लेटो ने ये महसूस किया कि इस धरती के ऊपर में आदर्श राज्य को बनाना संभव नहीं है। इस वजह से उन्होंने फिर क्या किया कि अपने आदर्श राज्य के आइडिया को उन्होंने एक तरह से पीछे छोड़ दिया और उन्होंने बात की उप आदर्श राज्य के बारे में। और ये जो उप आदर्श राज्य है, इस उप आदर्श राज्य में, सब आइडियल स्टेट में क्या है कि वो बात करते हैं विधि के शासन के बारे में। पहले तो वो एक व्यक्ति के शासन के बारे में बात करते थे, दार्शनिक राजा के बारे में बात करते थे। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं किसके विषय में? अब बात कर रहे हैं वो विधि के शासन के बारे में। और वो ये कहते हैं कि जो कानून का शासन है, जो विधि का शासन है, वो व्यक्ति के शासन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और बाद में फिर आप देखते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में फिर एरिस्टोटल अडॉप्ट करते हैं अपनी बुक पॉलिटिक्स में। और आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलॉसफी में। आप देखेंगे जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ भी आप देखेंगे। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप आर्टिकल 14 में भी देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसको आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है। और चूंकि दार्शनिक शासक अगर नहीं होगा तो प्लेटो के सामने एक समस्या ये भी थी कि अगर दार्शनिक शासक नहीं होगा तो फिर पूरी ये जो राज्य व्यवस्था है, राज्य का के संचालन का जो काम है, इसको प्रॉपरली ऑपरेट करने का जो काम है वो कौन करेगा? तो उसके लिए वो बात करते हैं एक संस्था के बारे में जिसका नाम है नॉक्ट्यूर्नल काउंसिल। जिसका नाम है नॉक्ट्यूर्नल काउंसिल, जिसको हिंदी में नैश परिषद कहते हैं। नैश परिषद, ये जो संस्था है नैश परिषद, ये संस्था ऐसे 10 लोगों से मिलकर के बनी हुई है, राज्य के ऐसे 10 वरिष्ठ लोगों से मिलकर के बनी हुई है, जो क्या है कि जो ज्ञानी हैं। और ये जो संस्था है, इस संस्था की बैठकें रात में होती हैं और ये संस्था ये देखती है कि राज्य के अंदर कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जिससे लोगों का के नैतिक और चारित्रिक पतन, कहीं उनके कैरेक्टर में डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये जो संस्था है नॉक्ट्यूर्नल काउंसिल, ये फिलोसफर किंग के विकल्प के रूप में है जो राज्य का संचालन करेगी। तो बेसिकली ये 4 किताबें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर हम बात करें ईयर ऑफ पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 399 बीसी, 399 ईसा पूर्व, आप इसको 400 भी मान सकते हैं, अप्रॉक्स 400 आप इसको मान सकते हैं। और फिर देखिए 20 साल इसमें आप और कम करेंगे तो 380 बीसी, 380 ईसा पूर्व। फिर आगे आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 ईसा पूर्व। और फिर 10 साल यहाँ पे आप कम करेंगे तो 350, 350 ईसा पूर्व। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ और भी किताबें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और जिसको एग्ज़ाम विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि आप एक पुस्तक को देखें, सिम्पोजियम, प्लेटो की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है सिम्पोजियम। और इस बुक में प्लेटो बात करते हैं प्रेम के बारे में। ये जो पुस्तक है सिम्पोजियम, ये ग्रीक देवता हैं, प्रेम के देवता हैं, जिनका नाम है इरोस।
इरोस को जो है, जो ग्रीक देवता हैं प्रेम के, उनको ये बुक समर्पित है। और बेसिकली इस बुक में प्लेटो प्रेम के विषय में बात करते हैं। और इसके अलावा जो एक और बुक है जिसका नाम है टिमियोस। टिमियोस में बेसिकली प्लेटो अनंतिम वास्तविकता के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा जो एक और बुक है जिसका नाम है फाइलेबस। फाइलेबस ये जो बुक है, इसमें बेसिकली प्लेटो बात करते हैं इथिक्स के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में, नैतिकता के बारे में बात करते हैं वो। और एक्चुअली ये जो बुक है, इसमें क्या है कि जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया, जो विचारों का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का, इस संसार का जो सार तत्व है वो विचार है। मतलब क्या कि विचार पूरे संसार के अंदर एक केंद्रीय तत्व है। और हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं वो उन विचारों का ही प्रतिबिंब है। फॉर एग्जांपल हमको एक बिल्डिंग दिखती है तो उसके पीछे एक आइडिया, एक विचार काम कर रहा है, और उसको उसी आइडिया को फॉलो करके जो है बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हमारे आसपास में जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। पहले किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने विचारों में बनाया, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसका एक खाका बनाया, और बाद ही में फिर उसको क्या है कि उसने फिर उसको वास्तविकता में बदल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये किताबें हैं प्लेटो की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत ही संक्षेप में, लगभग ये पूरे 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। और अगर आप देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है कितना प्रासंगिक है, इतना ये जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद देखिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आमतौर पे आप देखें कि आपकी ये जो परीक्षा है, खासतौर पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इसमें आयोग ने क्या किया है कि आयोग ने नेट के सिलेबस को कॉपी किया है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा 100 क्वेश्चन का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें, एक प्रश्न आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि प्लेटो की जो बुक है एपोलॉजी, एपोलॉजी के पात्र कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटो की बुक जो एपोलॉजी, उसमें पात्र कौन कौन से हैं। मिलिटस, एनिटस, लाइकन, जिसको सामूहिक रूप से हम एक्यूजर कहते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो प्लेटो के ऊपर आरोप लगाते हैं कि प्लेटो जो है एथेंस के युवाओं को जो है पथभ्रष्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ और क्वेश्चन को कंपाइल किया है आपके लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, जो जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ें कितनी प्रासंगिक हैं। आपने प्लेटो के ऊपर और भी बहुत से लेक्चर्स देखे होंगे, लेकिन आप देखें ये लगभग 30 मिनट का हमारा लेक्चर हो चुका है अभी एज ऑफ नाउ, अगर हम इस क्लास की रिकॉर्डिंग को देखें। लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये जो प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, और यहाँ पे देखिए ये संकलन है, एक तरह से कलेक्शन है यहाँ पे 2004 से लेकर के 2023 तक के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। तो अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसका एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको हमारे जो सोनी सर का जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे उनसे ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटो को मूल्यपरक जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी है, मूल्यपरक राजनीतिक सिद्धांत है, उसके पिता के तौर पे आता है। ये चीज़ें मैंने अभी आपको क्लास में बताई। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप देखें, मैंने आपको बताया। देखिए ये जो प्रश्न है इसको 2012 में पूछा गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने प्लेटो की जो बुक एपोलॉजी है, जिसको डायलॉग्स ऑफ प्लेटो भी कहते हैं, इस बुक को महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में सत्यवीर की कथा के नाम से ट्रांसलेट किया था। और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो प्लेटो की जो बुक है, प्लेटो के विषय में मैंने आपको बताया, प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन, प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन, इस बुक को लैटिन भाषा में पॉलिटिकस कहते हैं, पॉलिटिक्स भी कहते हैं। हालांकि देखिए पॉलिटिक्स जो बुक है, पॉलिटिक्स को तो वैसे किसने लिखा है, पॉलिटिक्स को लिखा है अरिस्टोटल ने। लेकिन ये जो बुक है स्टेट्समैन, ये जो बुक है स्टेट्समैन, इसको लैटिन भाषा में पॉलिटिकस कहते हैं, ठीक है। और और भी कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे। मैंने काफ़ी कुछ प्रश्नों का संकलन किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि
ये जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, इसमें कई विषयों पर एक साथ बात की गई। इसमें इथिक्स के विषय में बात की गई है, इसमें राजनीति के विषय में बात की गई है। हालांकि देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे सटीक आंसर है वो ये है कि इस बुक में शिक्षा, नैतिकता के विषय में और राजनीति के विषय में बात की गई है। और इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदर्श राज्य का जो जब पतन होगा तो वो एक प्रक्रिया को फॉलो करेगा। सबसे पहले क्या है कि जो आइडियल स्टेट है उसमें किसके जरिए से, विस्डम के जरिए से, विवेक के माध्यम से एक दार्शनिक शासक जो है शासन कर रहा है। लेकिन जब आदर्श राज्य का पतन होगा तो विस्डम के जहाँ पे ये जो करेज है, जो साहस का तत्व है, वो विस्डम को रिप्लेस कर देगा। यानी राज्य का शासक एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो कोई साहसी व्यक्ति होगा, कोई योद्धा होगा। तो ऐसे पतन की अवस्था आगे बढ़ेगी और फाइनली जो पतन होगा अंत वो कहाँ पे पहुंचेगा, टायरेनी पे। मतलब क्या कि यहाँ पे अत्याचार तंत्र एक तरह से पूरी तरह से अव्यवस्था होगी। और इसके अलावा और आप चीज़ें देखें, यहाँ पे आप देखें 2013 का ये प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसके पात्र के बारे में, जो कैरेक्टर्स हैं उसके विषय में बात की जा रही है कि कौन कौन से पात्र है। तो मैंने आपको बताया सिफालस, पोलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लाउकन के विषय में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये जो प्रोटागोरस, जो ऑप्शन सी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटागोरस उस रिपब्लिक का पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटागोरस और गॉर्जियस ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लेटो के पूर्व जो है ये सोफिस्ट विचारक हैं। और प्लेटो ने जो भी किताबें, और प्लेटो ने इनके नाम से किताबें भी लिखी हैं, गॉर्जियस और प्रोटागोरस नाम की किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो प्रोटागोरस जो है उस बुक के पात्र नहीं है, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक उसके पात्र नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, अभी क्लास में बताया, जैसा कि आप नोट्स में भी देख सकते हैं कि प्लेटो की जो बुक है बहुत ही व्यापक है और इसका जो प्रभाव है बाद के विचारकों पे भी पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया यूटोपिया के बारे में, थॉमस मोर की यूटोपिया, कैंपानेला की जो द सिटी ऑफ सन है, या फिर फ्रांसिस बैकन की जो बुक है द न्यू एटलांटिस। ये सारी जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं प्लेटो के दर्शन से, प्लेटो के चिंतन से प्रभावित हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 का प्रश्न है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक उसका रीअपीयरेंस मतलब क्या, कि यहाँ पे इस पे आप कि प्रेरित हैं, आप कह सकते हैं कि प्रेरित हैं। और भी कुछ प्रश्नों का मैंने संकलन किया आपके लिए। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं नॉक्ट्यूरनल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए जो प्लेटो की जो लास्ट बुक है द लॉज, लॉज में जो है वो बात करते हैं नॉक्ट्यूरनल काउंसिल को के विषय में, जिसको हिंदी में न्यास परिषद कहते हैं। और भी मैंने आपको बताया कि प्लेटो को जैसे कि जो मूल्यपरक राजनीति के जनक, फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, मूल्यपरक जो राजनीति है उसके जनक के तौर पे, उसके पिता के तौर पे हम जानते हैं उनको। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेटो की बुक है सिम्पोजियम, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्लेटो की बुक है सिम्पोजियम, इसमें उन्होंने प्रेम के विषय में बात की है। और ये जो बुक है प्रेम के देवता इरोस को समर्पित है। आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा द मेटाफिजिक्स ऑफ लव। और इसके अलावा मैंने आपको फाइलेबस के बारे में बताया था कि वहाँ पे बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, इथिक्स के बारे में बात हो रही है, स्फीयर ऑफ इथिक्स के बारे में, जो नीति शास्त्र है उसके विषय में बात की है इन्होंने। और भी कुछ प्रश्न हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। अब देखिए ये सबसे अच्छा प्रश्न है जो लेटेस्ट है, 2021 में पूछा गया है कि प्लेटो की जो किताबें हैं उनको आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मैंने आपको बताया कि 399 बीसी में जो है एपॉलजी लिखी उन्होंने, 380 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने रिपब्लिक को लिखा, 360 ईसा पूर्व 360 बीसी में उन्होंने लिखा स्टेट्समैन को, और 350 में जो है लॉस को लिखा। तो इस तरह आपको कालक्रम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लिखना है, आपको कालक्रम के अनुसार या बढ़ते क्रम में लिखना है कि कौन सी किताबें कब लिखी प्लेटो ने। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में या कालक्रम के अनुसार। तो इस तरह से आप देखें बहुत छोटा सा हमारा लेक्चर था, मतलब आप देखें ये जो पूरी स्लाइड है ये लगभग 2 पेजेस के अंदर है, लेकिन आप देखेंगे इस पूरी स्लाइड को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि इसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। हम आपको हर एक तरह से ट्रेंड करेंगे, चाहे वो आपकी स्क्रीनिंग वाला जो एग्जामिनेशन हो 100 क्वेश्चन का, या आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होगा
और कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट आपको दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास के विषय में आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है कोर्स के रिगार्डिंग, या और भी कोई आपके पास समस्या है, या राजनीति विज्ञान विषय में कोई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारी टीम है वो आपसे संपर्क करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर से आपसे मिलेंगे किसी नई क्लास में किसी नए विषय के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।